सोचो, एक ऐसी जंग जहां दुश्मन इंसान नहीं बल्कि खुद इंसान के बनाए हुए हथियार बन जाएं। और सबसे डरावनी बात, ये हथियार खुद अपनी शक्ल बदलना सीख लें, बिल्कुल तुम्हारे जैसा दिखने लगें। आज हम देखेंगे 1995 की एक ऐसी साई-फाई फिल्म जिसने इस आइडिया को बहुत ही खौफनाक तरीके से दिखाया। चैनल का नाम है फिल्मी दुनिया हिंदी उर्दू। कहानी शुरू करने से पहले इतना कह दूं कि अगर आपको इस तरह की ग्रिपिंग साई-फाई और हॉरर एक्सप्लेनर्स पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए कहानी शुरू करते हैं। साल है 2078। एक कंपनी जिसका नाम एनईबी कॉर्पोरेशन है, पिछली 50 सालों से पूरे सोलर सिस्टम की माइनिंग पर अपना कंट्रोल जमाई बैठी है। 20 साल पहले एक प्लैनेट सिरियस 6b पर उन्हें एक नया मटेरियल मिलता है, बेरिनियम। ये इतना पावरफुल है कि इसकी मदद से दुनिया की पूरी एनर्जी क्राइसिस खत्म हो सकती है। लेकिन इसकी माइनिंग करते हुए जमीन से खतरनाक रेडिएशन और पोल्यूशन निकलना शुरू हो जाता है। वहाँ काम करने वाली माइनर्स और साइंटिस्ट्स एक ग्रुप बनाते हैं जिसे अलायंस कहते हैं। ये लोग एनईबी से रिक्वेस्ट करते हैं कि माइनिंग रोक दी जाए क्योंकि ये पूरी प्लैनेट को जहर बना रही है। जवाब में एनईबी सीधा जंग छेड़ देती है। अर्थ पर भी इसका असर होता है। वहाँ एक तरह की कोल्ड वॉर जैसी सिचुएशन बन जाती है। लेकिन असली खून खराबा सिर्फ सिरियस 6b पर ही चलता है। धीरे धीरे एनईबी न्यूक्लियर वेपन्स तक इस्तेमाल करने लगती है। रेडिएशन इतनी बढ़ जाती है कि प्लैनेट की ज्यादातर पॉपुलेशन खत्म हो जाती है। बहुत सारी माइनर्स भी मरती चली जाती हैं। अब जंग की 10 साल बाद कुछ ही लोग बचे हैं जो जिंदा हैं और लड़ रही हैं। एक अंडरग्राउंड बंकर के अंदर कुछ माइनर्स सिगरेट के दम लगाते हुए कार्ड्स खेल रही हैं। अचानक सिक्योरिटी कैमरा पर उन्हें हलचल दिखती है। दूर से एक एनईबी सोल्जर उनकी तरफ चला आ रहा है। इतना पास आने के बाद भी कोई गोली नहीं चलाता क्योंकि सबको लगता है कुछ ठीक नहीं है। तभी एक बहुत तेज कान फाड़ने वाली चीख जैसी आवाज गूंजती है। जमीन के अंदर कुछ तेजी से हिलता हुआ महसूस होता है। सोल्जर तुरंत अपनी गन निकालकर फायर करता है, लेकिन उसके बाद एक नहीं कई क्रीचर्स रेत के नीचे से निकल आते हैं। इन्हीं अजीब मशीन्स को स्क्रीमर्स कहते हैं। इनकी चीखने वाली आवाज इतनी तेज है कि सोल्जर की कान दर्द करने लगती हैं। वो लगातार फायर करता रहता है, लेकिन स्क्रीमर्स रुकने का नाम नहीं लेते। धीरे धीरे वो उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। सोल्जर अपनी जेब से एक सिलेंडर निकालता है। जैसे ही वो उसे दिखाता है, एक स्क्रीमर रेत से उछलकर उसका हाथ काट देता है, फिर दूसरा उसकी टांग उड़ा देता है। आखिर में सब मिलकर उसे मार डालते हैं। बंकर के अंदर ये सब देखकर कुछ लोग रो पड़ते हैं, कुछ की तबीयत बिगड़ जाती है। इसी वक्त चक वहां पहुंचता है। उसका कहना है कि अगर स्क्रीमर्स ना होते तो अलायंस ये जंग कब की हार चुकी होती। लेकिन एक बात समझ नहीं आती, एक अकेला एनईबी सोल्जर बंकर के इतना पास क्यों आया? एक माइनर अंदाजा लगाता है कि शायद वो चाहता था लोग उस सिलेंडर को ढूंढे। चक सिलेंडर लाने का फैसला करता है। अपनी कलाई पर बंधे ब्रेसलेट को ऑन करता है, वही डिवाइस जो स्क्रीमर्स को धोखा देता है, और बाहर निकल जाता है। जब तक वो पहुंचता है, सोल्जर की कटी हुई टांग और बाद में पूरी बॉडी रेत के नीचे गायब हो चुकी होती है। जब स्क्रीमर्स उसका हाथ भी घसीट कर ले जाने लगते हैं, चक फायरिंग करके उन्हें भगा देता है। सिलेंडर उठाने पर पता चलता है ये अलायंस के लिए एक मैसेज है। चक सिलेंडर लेकर कमांडर जोसेफ के पास पहुंचता है। वो बताता है कि पिछले 6 महीने से किसी एनईबी सोल्जर को देखा तक नहीं गया, इसलिए ये सब कुछ बहुत अजीब लगता है। जोसेफ सिलेंडर खोल नहीं पाता, लेकिन थोड़ी देर बाद वो खुद ही खुल जाता है और अंदर से मैसेज निकलता है। ये मैसेज एनईबी आर्मी के मार्शल की तरफ से है, जिसमें पीस टॉक्स की रिक्वेस्ट की गई है। चक के लिए ये अच्छी खबर है, लेकिन जोसेफ को पूरा मामला एक जाल जैसा लगता है। वो कम्युनिकेशन ऑफिसर को अर्थ पर संदेश भेजने को कहता है ताकि पूछा जा सके आगे क्या करना है। ऑफिसर बताता है कि इमरजेंसी फ्रीक्वेंसी पर एक ट्रांसपोर्ट शिप लैंडिंग की परमिशन मांग रही है, और ये और भी अजीब है क्योंकि बंकर शिपिंग रूट से काफी दूर है। जोसेफ कहता है पहले ये पता लगाओ उनकी इमरजेंसी क्या है। तभी उन्हें पता चलता है कि मार्शल की मैसेज के साथ एनईबी के कमांड पोस्ट का एक नक्शा भी भेजा गया है। जोसेफ को फिर भी सब कुछ गलत लग रहा है क्योंकि उसकी मॉनिटर्स दिखा रहे हैं कि 2 हफ्तों से एनईबी की तरफ से कोई भी रेडियो सिग्नल नहीं आया। कुछ देर बाद सेक्रेटरी ग्रीन का एक होलोग्राम मैसेज आता है। वो बताता है कि एनईबी ने सीज फायर मांगा है और शायद जंग खत्म होने वाली है। किसी दूसरे प्लैनेट पर पेरिनियम नाम का एक एलिमेंट मिला है जो रेडिएशन पैदा नहीं करता, इसलिए एनईबी अब वहां माइनिंग शुरू कर सकती है।
लेकिन तभी होलोग्राम टूटने लगता है। रेडिएशन से भरे डस्ट स्टॉर्म ने सिग्नल में रुकावट डाल दी है। कुछ बटन्स दबाने के बाद पिक्चर वापस आती है, मगर मैसेज का एक हिस्सा हमेशा के लिए खो जाता है। जो आखिरी बात सुनाई देती है वो ये है, ग्रीन कह रहा है कि किसी भी हालात में एनईबी बेस से खुद कांटेक्ट मत करना, वरना पीस की कोशिश खतरे में पड़ सकती है। तभी वार्निंग मिलती है कि डस्ट स्टॉर्म बंकर के करीब पहुंचने वाला है। सब लोग रेडिएशन से बचने वाली खास रेड सिगरेट जलाते हैं। अचानक पूरी बिल्डिंग जोर जोर से हिलने लगती है, बिजली चली जाती है और सब घबराकर बाहर दौड़ पड़ते हैं। बाहर आकर उन्हें पता चलता है कि वही ट्रांसपोर्ट शिप पास में क्रैश हो चुकी है। कुछ लोग आग बुझाने लगते हैं, जबकि बाकी सर्वाइवर्स ढूंढने के लिए अंदर घुस जाते हैं। अंदर पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि ये कोई नॉर्मल कमर्शियल शिप नहीं है। अंदर बैठे लोग सिविलियंस भी नहीं है। ज्यादातर लोग मर चुके हैं, लेकिन मलबे के नीचे एक आदमी जिंदा मिलता है। इसका नाम ईस है। जब कार्गो चेक किया जाता है तो सब और ज्यादा चौंक जाते हैं। अंदर हथियारों की दर्जनों बॉक्सेस पड़े हैं, जिनमें एक न्यूक्लियर रिएक्टर भी शामिल है। सब ईस को बंकर ले जाने का फैसला करते हैं, क्योंकि उसके पास स्क्रीमर से बचने वाला ब्रेसलेट नहीं है। लेकिन रास्ते में ईस अचानक वापस शिप की तरफ भाग जाता है, अपना म्यूजिक प्लेयर लेने के लिए। जैसे ही वो शिप के पास पहुंचता है, स्क्रीमर्स उसकी तरफ दौड़ पड़ते हैं। क्रू लगातार फायरिंग करके उन्हें रोकने की कोशिश करता है, मगर एक स्क्रीमर शिप तक पहुंच ही जाता है और धातु काटकर अंदर से एक लाश चुरा लेता है। म्यूजिक प्लेयर मिलते ही ईस भागता है, लेकिन एक उछलता हुआ स्क्रीमर उसके सामने आ जाता है। आखिरी वक्त पर जोसेफ गोली चलाकर उसे खत्म कर देता है और ईस की जान बचाता है। वापस बेस पर जब मरी हुई स्क्रीमर की जांच होती है तो पता चलता है कि ये एक नया मॉडल है, जिसमें पहले से ज्यादा एडवांस चिप लगी हुई है। ईस उनसे मिलने आता है और बताता है कि वो एक गनरी स्पेशलिस्ट है। जब वो स्क्रीमर्स के बारे में पूछता है, जोसेफ समझाता है कि अलायंस ने ही इन्हें अर्थ पर बनाया था, ताकि ये जंग खत्म की जा सके। जब एस मशीन को छूने की कोशिश करता है, उसे तुरंत हाथ पीछे खींचना पड़ता है। जरा सी लापरवाही उसकी उंगलियां काट सकती थी। जोसेफ और ज्यादा परेशान तब होता है जब डेटा से पता चलता है कि स्क्रीमर ने खुद को मॉडिफाई किया है, यानी ये मशीन्स अपने आप को बेहतर बनाती जा रही हैं। थोड़ी देर बाद चक भी वहां आ जाता है। वो एस को बताता है कि क्रैश हुई शिप असल में खुद को सिविलियन शिप दिखा रही थी, जबकि उसमें न्यूक्लियर रिएक्टर मौजूद था। एस को इस बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन वो एक और हैरान कर देने वाली बात बताता है। शिप में मौजूद लोग ट्राइटन 4 जा रहे थे, ताकि एनईबी के खिलाफ लड़ाई जारी रखी जा सके। ये सुनते ही जोसेफ ग्रीन के मैसेज का जिक्र करता है। तब एस कहता है, ग्रीन तो 2 साल पहले मर चुका है। ये सुनते ही जोसेफ गुस्से से भर जाता है और एस को कमरे से बाहर निकाल देता है। इसके बाद जोसेफ और चक के बीच बहस होती है। चक को एस की बात पर यकीन नहीं है। उसका कहना है, अगर अलायंस ने सच में उन्हें छोड़ दिया है तो अब तक राशन और बाकी सामान कैसे मिल रहा है। जोसेफ चिल्लाता है और कहता है, सच को मान लो, उन्हें धोखा दिया गया है, सबको यहाँ मरने के लिए छोड़ दिया गया है। उसका मानना है कि शायद एनईबी मार्शल को भी ये सच पता चल गया है, इसीलिए उसने पीस का संदेश भेजा। आखिर में जोसेफ खुद एनईबी बेस जाकर सच जानने का फैसला करता है। चक साथ चलना चाहता है, लेकिन जोसेफ उसे बंकर का नया लीडर बना देता है। सफर में सिर्फ ईस उसके साथ जाएगा। रवाना होने से पहले चक अपना ब्रेसलेट ईस को दे देता है और समझाता है कि स्क्रीमर जिंदा लोगों की धड़कन पहचान कर हमला करते हैं। ब्रेसलेट एक ऐसा सिग्नल भेजता है जिससे मशीन्स को लगता है पहनने वाले की धड़कन रुक चुकी है, लेकिन कभी कभी रेडिएशन ब्रेसलेट की टर्मिनल्स को खराब कर देती है। दोनों अपने हथियार संभालकर बंकर से निकल पड़ती हैं। रास्ते में ईस अपनी म्यूजिक प्लेयर पर गाने सुनता रहता है, जबकि दोनों बर्फ से ढके वीरान इलाकों से गुजरते हैं। जब ईस हवा के बारे में शिकायत करता है, जोसेफ बताता है कि रेडिएशन ने पूरे वातावरण को जहर बना दिया है। वो उसे भी एक रेड सिगरेट देता है जो रेडिएशन के असर से बचाती है। रास्ते में उन्हें दूर से पुरानी खदानें दिखती हैं। जोसेफ उदासी से उनकी तरफ देखकर कहता है कि एक वक्त ये खदानें पूरी गैलेक्सी का सबसे मुनाफा देने वाला बिजनेस हुआ करती थीं। कुछ देर बाद दोनों उस बर्बाद शहर तक पहुंचते हैं जिसे एनईबी ने बॉम्बिंग करके मिटा दिया था। हमला अलायंस पर था, लेकिन उसमें हजारों आम लोगों की जान चली गई। यही जोसेफ अपनी पुरानी कहानी सुनाता है। वो 20 साल पहले इस प्लैनेट पर एक खान मजदूर बना आया था। पहले वो और उसके साथी एनईबी के लिए काम करते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने खनन बंद करके विरोध शुरू कर दिया। 4 साल तक तनाव बना रहा। आखिर एनईबी ने पूरे इलाके पर बॉम्ब गिरा दिए। तब से जोसेफ और उसके लोग बंकर में छुपकर जी रहे हैं। तभी अचानक एक तेज चीख जैसी आवाज गूंजती है। ईस पलटकर देखता है। एक स्क्रीमर बर्फ के नीचे एक मरा हुआ चूहा घसीट कर ले जा रहा है। वो तुरंत गोली चला देता है।
जोसेफ उसे समझाता है कि सड़ते हुए मांस से मीथेन गैस निकलती है और स्क्रीमर्स उसी को फ्यूल की तरह इस्तेमाल करते हैं। इनकी पूरी तैयारी जमीन के नीचे होती है और पूरी प्रोसेस अपने आप चलती है। ये मशीन्स अब खुद को खुद बना रही हैं और ये कैसे हो रहा है ये कोई नहीं जानता। ये बात सुनकर ईस काफी डर जाता है। कुछ दूर चलने के बाद दोनों को किसी के आने की आवाज सुनाई देती है। वो तुरंत जमीन पर लेट जाते हैं और अपनी हथियार तैयार कर लेते हैं, लेकिन सामने एक छोटा सा लड़का निकलता है जो एक टेडी बियर पकड़ी हुई है। जोसेफ उसके पास जाता है और बात करता है। लड़की का नाम डेविड है। वो बताता है कि शहर के खंडरों में अकेला रहता है, खाने का जुगाड़ करके जिंदा है। उसका कहना है कि वो स्क्रीमर से छुपकर बच गया है। डेविड उनसे गुजारिश करता है कि उसे अपने साथ ले चलें। पहले जोसेफ मना कर देता है, थोड़ा खाना देता है और वादा करता है कि 2 दिन बाद लौटते वक्त उसे साथ ले जाएगा। लेकिन ईस का दिल पिघल जाता है और डेविड भी लगातार विनती करता रहता है। आखिर में जोसेफ मान जाता है और लड़की को साथ ले लेता है। रात होने पर तीनों एक पुरानी इमारत में रुक जाते हैं और आग जलाकर आराम करते हैं। जोसेफ बंकर से कांटेक्ट करता है। पता चलता है वहाँ एक नया मेहमान आया है, लेकिन सिग्नल कमजोर है इसलिए बात ज्यादा देर नहीं चल पाती। थोड़ी देर बाद जोसेफ जमीन से एक पत्थर उठाता है और अचानक उसमें पैर और सिर निकल आते हैं। वो डर जाता है। डेविड हंस पड़ता है और उस अजीब से कीड़े को हटा देता है। देखा जाए तो वो पत्थर नहीं बल्कि एक छोटा सा जीव होता है। बाद में एस थोड़ा आराम करने का फैसला करता है। वो अपना ब्रेसलेट उतार देता है और म्यूजिक डिवाइस को अपने हाईटेक चश्मों से जोड़ देता है। उसी वक्त एक स्क्रीमर कमरे के अंदर घुस आता है। एस को कुछ सुनाई ही नहीं देता, वो अपनी ही दुनिया में खोया हुआ है। जोसेफ वक्त रहते उसे बचाता है और तुरंत गोली चलाकर स्क्रीमर को खत्म कर देता है। जब जोसेफ चश्मे चेक करता है तो पता चलता है कि ईस ध्यान भटकाने वाली वीडियोस देखते हुए डिस्ट्रैक्ट हो गया था। ये देखकर जोसेफ बहुत गुस्सा होता है। वो चश्मे तोड़ देता है और ईस को डांटते हुए तुरंत ब्रेसलेट वापस पहनने को कहता है। जब जोसेफ मरे हुए स्क्रीमर की जांच करता है तो देखता है उसका साइज किसी जानवर जैसा है और उसके अंदर एक नई तरह की चिप लगी हुई है। साफ है स्क्रीमर्स लगातार बदल रही हैं और भी खतरनाक होती जा रही हैं। अगली सुबह सफर फिर शुरू होता है। अब ईस के पास म्यूजिक नहीं है, इसलिए वो लगातार बातें करता रहता है। काफी देर बाद तीनों एक पुरानी रिफाइनरी तक पहुंचते हैं। जोसेफ आसपास दुश्मनों को ढूंढने की कोशिश करता है। तभी अचानक छुपकर बैठी कुछ सोल्जर्स डेविड पर गोली चला देते हैं। सब दौड़कर उसके पास पहुंचते हैं, लेकिन उसका घाव देखते ही सबकी होश उड़ जाती हैं। उसके शरीर के अंदर मांस और खून नहीं बल्कि मशीन के पुर्जे हैं। सच सामने आ चुका है। डेविड कोई इंसान नहीं है, वो एक नई पीढ़ी का स्क्रीमर है। जोसेफ उसके अंदर लगी चिप निकाल लेता है। जैसे ही चिप बाहर आती है, डेविड जोर जोर से चीखना शुरू कर देता है। ईस तुरंत उस पर निशाना साध लेता है, लेकिन डेविड बिजली की रफ्तार से बंदूक पकड़ लेता है और गोली का रुख बदल देता है। इस दौरान उसका एक हाथ उड़ जाता है। तभी 2 एनईबी सोल्जर्स सामने आती हैं, बेकर और रॉस। वो बताती हैं कि स्क्रीमर्स अब बहुत चालाक हो चुकी हैं। वो बच्चों का रूप लेकर खुद को मासूम दिखाते हैं ताकि बाकी इंसान उन्हें बेस तक ले आएं और फिर मौका मिलते ही सबको मार देते हैं। रॉस को शक होता है कि जोसेफ जानबूझकर डेविड को साथ लाया है, लेकिन जोसेफ कसम खाकर कहता है कि उसे सच्चाई का बिल्कुल पता नहीं था। फिर वो पीस का संदेश उन्हें दे देता है। बेकर संदेश पढ़ता है और जोसेफ एस को अपने बंकर ले जाने का फैसला करता है। रॉस इस बात से खुश नहीं है, लेकिन उसकी बात नहीं सुनी जाती। सब लोग हवा के रास्ते वाली सुरंगों का इस्तेमाल करके इमारत के अंदर घुस जाते हैं। अंदर पहुंचते ही जोसेफ अपने बंकर से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन सिग्नल इतना खराब है कि उसका संदेश पहुंच ही नहीं पाता। जब सब थोड़ा शांत होकर बैठते हैं, बात फिर डेविड पर आ जाती है। धीरे धीरे बहस इतनी बढ़ जाती है कि दोनों एक दूसरे पर बंदूक तान देते हैं। तभी जेसिका बीच में आती है और कहती है, वैसे ही कम इंसान बचे हैं और मार दो एक दूसरे को। इसके बाद जोसेफ जेसिका से अकेले में बात करता है। जेसिका बताती है कि स्क्रीमर्स की फौज बहुत बढ़ चुकी है, उन्होंने ज्यादातर सोल्जर्स को मार दिया है। यहाँ अब कोई हाई लेवल कमांडर शायद बचा भी नहीं है। वो जोसेफ से वादा करती है, मैं तुम्हें वहां तक पहुंचा सकती हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें मुझे सुरक्षित जगह तक पहुंचाना होगा। जोसेफ कहता है कि अर्थ ने शायद उन्हें भुला दिया है, इसलिए वो उसे अर्थ तक ले जाने का वादा तो नहीं कर सकता, लेकिन अपनी बंकर तक जरूर ले जाएगा। जेसिका ये बात मान लेती है। बाद में जोसेफ की मुलाकात ईस से होती है, जो आसपास की जगह देख रहा है और उसने कई खतरनाक हथियार ढूंढ निकाले हैं, जिसमें प्लूटोनियम भी है। लेकिन जोसेफ उसे याद दिलाता है कि अलायंस कभी न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल नहीं करती।
पूरा ग्रुप एक लिफ्ट में बैठता है जो उन्हें मेंटेनेंस टनल तक ले जाती है। रास्ते में अचानक कोई आवाज सुनकर रॉस घबरा जाता है, लेकिन वो सिर्फ कुछ चूहे निकलते हैं। बेकर उसका मजाक उड़ाता है। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें छत में एक लोहे की जाली मिलती है। जैसे ही उसे खोला जाता है, एक लाश ऊपर से नीचे आ गिरती है। सब उसी रास्ते से अगले लेवल तक पहुंचने के लिए जाली का इस्तेमाल करते हैं और फिर सीढ़ी चढ़कर कमांड सेंटर तक पहुंच जाती हैं। अंदर का दृश्य देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। हर तरफ सिर्फ खून ही खून है, लेकिन एक भी जिंदा इंसान नजर नहीं आता। ये देखकर रॉस टूट जाता है। उसे लगने लगता है कि अब बचने की कोई उम्मीद नहीं है। गुस्से और डर में वो टेबल पर रखी चीजें इधर उधर फेंकना शुरू कर देता है। जोसेफ उसे रोकने के लिए हवा में गोली चलाता है। फिर जोसेफ कंप्यूटर का इस्तेमाल करके अर्थ से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन बार बार एरर का मैसेज आता रहता है। उसी वक्त एक स्क्रीमर कमरे में घुस आता है। सब लोग सर्वर के पीछे छुप जाते हैं। सबकी हैरानी के बीच वो स्क्रीमर कंप्यूटर पर चढ़ता है और अपनी पूंछ जैसी तार मशीन से जोड़ देता है। ऐसा लगता है जैसे वो कंप्यूटर से जानकारी निकाल रहा हो। कुछ देर बाद वो वहां से चला जाता है। जैसे ही सब बाहर निकलते हैं, स्क्रीमर रॉस को महसूस कर लेता है, लेकिन तभी एस उसके सामने खड़ा होकर उसके शरीर को ढक लेता है ताकि ब्रेसलेट की वजह से दोनों बच जाएं। इस वजह से स्क्रीमर उन्हें पहचान नहीं पाता और वापस लौट जाता है। लेकिन जैसे ही एस एक कदम पीछे हटता है, स्क्रीमर तुरंत हमला कर देता है। सब मिलकर उस पर गोलियां चलाते हैं और उसे खत्म कर देते हैं, मगर इस गोलीबारी में कंप्यूटर भी टूट जाता है। बत्तियां बुझ जाती हैं और अंधेरी में डेविड की आवाज गूंजती है, मैं भी तुम्हारे साथ आ सकता हूँ। जोसेफ ईस को सबको लेकर बाहर निकलने को कहता है, जबकि वो खुद कंप्यूटर के पास रुक जाता है। काफी कोशिश के बाद वो कंप्यूटर दोबारा चालू कर लेता है और स्क्रीमर की चिप को स्कैन करता है। इससे उसे उनकी गुप्त रिकॉर्ड्स मिल जाते हैं। अंधेरे में दो डेविड घूम रहे हैं और जोसेफ उनकी बातें सुन सकता है। साथ ही वो अलग अलग स्क्रीमर मॉडल्स की जानकारी देख रहा है। तभी एक डेविड उसके काफी करीब आ जाता है। अचानक उसका मासूम चेहरा बदलकर एक डरावनी राक्षस जैसा हो जाता है। जोसेफ बिना देर किए गोली चलाता है और वहां से भाग निकलता है। टनल में भागते वक्त जोसेफ बार बार गिर रहा है। हर तरफ डेविड की आवाज गूंज रही है। एक पल के लिए जोसेफ तब और घबरा जाता है जब एक चूहा उसकी कंधे पर चढ़ जाता है और किसी की परछाई उसके पीछे नजर आती है, लेकिन वो ईस है। दोनों जान बचाकर दौड़ते रहते हैं। उनके पीछे स्क्रीमर की चीख जैसी आवाजें गूंज रही हैं। दरवाजा बंद करने के बाद वो लिफ्ट की तरफ भागते हैं। लिफ्ट बहुत धीरे धीरे नीचे आ रही है और इसी बीच स्क्रीमर दरवाजे को जोर जोर से हिलाने लगते हैं। आखिरी पल पर लिफ्ट पहुंच जाती है, जिसके अंदर जेसिका मौजूद है। जोसेफ और एस तुरंत उसमें चढ़ जाते हैं और बच निकलते हैं। अगले लेवल पर पहुंचकर सब दोबारा इकट्ठा होते हैं। जोसेफ ने कंप्यूटर में जो देखा है वो सबको बताता है। डेविड असल में टाइप 3 स्क्रीमर है, जबकि वही ओरिजिनल बरोइंग वाले टाइप 1 रेप्टाइल है। इसका मतलब एक और तरह का स्क्रीमर मौजूद है जिसे उन्होंने अभी तक नहीं देखा। जेसिका और दूसरे समझाते हैं कि टाइप 2 एक घायल सोल्जर जैसा दिखता है जो मदद के लिए रोता और पुकारता है। कुछ महीने पहले तक ऐसे स्क्रीमर्स नजर आते थे, लेकिन अब वो गायब हो चुके हैं। तभी बेकर को एक बात याद आती है। टाइप 2 बहुत कम बोलता है। वो तुरंत रॉस पर शक जताता है। रॉस घबरा जाता है और बंदूक उठाने लगता है, लेकिन उससे पहले ही बेकर उसकी छाती में चाकू फेंक देता है, ये पता लगाने के लिए कि वो इंसान है या मशीन। ईज भी बेकर की बात का समर्थन करता है, क्योंकि उसे याद आता है कि रॉस ने सबके साथ विस्की नहीं पी थी। लेकिन जब जोसेफ रॉस की छाती से चाकू निकालता है तो उसमें से खून बह निकलता है। रॉस इंसान है। बेकर ने डर और शक में एक निर्दोष आदमी की जान ले ली थी। अब शक की सुई बेकर की तरफ मुड़ जाती है। जेसिका कहती है कि उसने बेकर को सिर्फ 2 दिन पहले देखा है। उसे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। बेकर उसे चुनौती देते हुए कहता है, अगर तुम्हें शक है तो गोली चला दो। लेकिन जेसिका गोली नहीं चला पाती। आखिरकार ग्रुप उस इमारत से बाहर निकल जाता है। बेकर रॉस की मौत के लिए माफी मांगने से भी इनकार कर देता है। उसका कहना है कि वो सिर्फ एक गलती थी। ये सुनकर जोसेफ का गुस्सा फूट पड़ता है। वो साफ कह देता है कि अगर जरूरत पड़ी तो वो बेकर को खुद मार देगा। कई घंटों तक बर्फीली जमीन पर चलने के बाद आखिरकार सब लोग अलायंस बंकर तक पहुंच जाते हैं। यहाँ जोसेफ किसी तरह चक से कांटेक्ट करता है। वो उसे बाहर आने को कहता है, लेकिन चक बस एक ही बात दोहराता रहता है, जोसेफ अंदर आ जाओ। ये बात जोसेफ को थोड़ी अजीब लगती है। उसे शक होता है, इसलिए वो बंकर का दरवाजा खोलने को कहता है। जैसे ही दरवाजा खुलता है, सबके होश उड़ जाते हैं। अंदर से बहुत सारे डेविड बाहर निकलते हैं। हर एक के हाथ में वही टेडी बियर है। ये देखते ही टीम गोलियां चलानी शुरू कर देती है।
लेकिन मुसीबत यहीं खत्म नहीं होती। जमीन के नीचे से असली स्क्रीमर्स भी निकल आते हैं। अब सबको दो तरफ ध्यान देना पड़ रहा है। जब डेविड्स बहुत पास आ जाते हैं तो टीम फ्लेम थ्रोअर का इस्तेमाल करके उन्हें पिघलाना शुरू कर देती है। फिर भी बंकर के अंदर से और ज्यादा डेविड्स निकलते ही रहते हैं। तब जोसेफ एस से कहता है वो न्यूक्लियर बॉम्ब जो कमांड सेंटर से लाई थे वो जल्दी से दे दो। अगले ही पल जोसेफ बंकर पर निशाना लगाता है और धमाका कर देता है। इतना बड़ा विस्फोट होता है कि पूरा बंकर उड़ जाता है और सब लोग बेहोश हो जाते हैं। सुबह ईस की आंख खुलती है। उसे बेकर की आवाज सुनाई देती है जो मदद मांग रहा है। ईस तुरंत उसकी तरफ दौड़ता है, लेकिन जैसे ही वो पास पहुंचता है बेकर सच बता देता है। वो इंसान नहीं, एक स्क्रीमर है। वो ईस को जोर से पकड़ लेता है और अपनी ताकत से उसे कुचल देता है। जब तक जोसेफ होश में आता है तब तक ईस मर चुका होता है। बेकर उसकी लाश को एक तरफ फेंकता है और जोसेफ पर हमला कर देता है। जोसेफ गोली चलाकर बेकर के चेहरे का एक हिस्सा उड़ा देता है, लेकिन उस पर कोई खास असर नहीं पड़ता। इसी बीच जोसेफ को ज्यादा ताकतवर गोलियां मिल जाती हैं। इस बार वो बेकर पर फिर से गोली चलाता है और उसका शरीर दो टुकड़ों में फट जाता है। इसके बाद जोसेफ जेसिका को बताता है कि अलायंस का एक इमरजेंसी एयरक्राफ्ट पहाड़ों में छुपा हुआ है। अगर वो उसे ढूंढ लें तो धरती पर लौट सकते हैं। रवाना होने से पहले जोसेफ बेकर के अंदर लगी चिप निकालता है जिस पर कुछ ऐसे शब्द लिखे होते हैं जो वो पहचान नहीं पाता। जब जेसिका चिप देखने को कहती है, जोसेफ अचानक उसके हाथ पर छुरी से हल्का सा काट देता है। जख्म से खून निकलता है। ये देखकर जोसेफ को यकीन हो जाता है कि जेसिका इंसान है। वो तुरंत उसका हाथ बांधता है और माफी मांगता है। फिर दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं। अब दोनों मिलकर स्पेसक्राफ्ट की तलाश शुरू करते हैं। ठंड बहुत खतरनाक है। एक वक्त ऐसा भी आता है जब जेसिका हार मान लेने की बात कहती है, लेकिन जोसेफ उसे हिम्मत देता है। कहता है अब उसके पास जेसिका के सिवा कोई नहीं बचा और वो उसे घर ले जाने का वादा कर चुका है। काफी देर बाद जोसेफ को बर्फ के नीचे एक कंट्रोल पैनल मिलता है। बटन दबाते ही पहाड़ के अंदर छुपा एक बड़ा दरवाजा खुल जाता है। दरवाजे के पीछे एक गुप्त भंडार है जहां इमरजेंसी स्पेसक्राफ्ट रखा हुआ है। जेसिका नीचे जाने वाली लिफ्ट से व्हीकल पिट की तरफ चली जाती है, जबकि जोसेफ सिस्टम चालू करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई बटन काम नहीं करता। इसलिए वो सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाता है और पावर बॉक्स खोलकर तार ठीक करने लगता है। जैसे ही वो तार जोड़ता है एक काउंटडाउन शुरू हो जाता है। तभी कोई पीछे से आकर जोसेफ को जोर से मुक्का मारता है। जोसेफ ऊपर देखता है और हैरान रह जाता है। उसके सामने चक खड़ा है। चक उसका हथियार दूर फेंक देता है और कहता है हर किसी को अकेला मरना चाहिए। इतना कहकर वो जोसेफ के किनारे से नीचे धक्का दे देता है। खुशकिस्मती से जोसेफ एक क्रेन को पकड़कर लटक जाता है और बच जाता है, लेकिन चक भी उसके पीछे आ जाता है। तब सबसे बड़ा राज सामने आता है। चक बताता है कि वो भी एक स्क्रीमर है। टाइप 2 स्क्रीमर्स इंसानों का चेहरा अपना सकते हैं। इसी तरह असली चक और मार्शल को मार दिया गया है। जो मैसेज जोसेफ को मिला था वो भी नकली था शुरू से। दोनों के बीच क्रेन पर खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है। चक अपने पैर जोसेफ की गर्दन के चारों तरफ लपेटकर उसका गला दबाने लगता है। साथ ही उसकी मरी हुई पत्नी का मजाक उड़ाता है। जोसेफ जेब से छुरी निकालता है और चक को घोंप देता है, लेकिन उससे भी कुछ खास नहीं होता। तब जोसेफ एक तार छुरी से जोड़ देता है। तेज बिजली चक के अंदर शॉर्ट सर्किट कर देती है और वो नीचे गिर पड़ता है। नीचे गिरते हुए जैसे ही वो सुरक्षा लेजर से टकराता है उसका शरीर राख में बदल जाता है। जोसेफ क्रेन के सहारे नीचे उतरता है और जेसिका से जा मिलता है, लेकिन नीचे पहुंचकर एक और बुरी खबर मिलती है। स्पेसक्राफ्ट में सिर्फ एक व्यक्ति के बैठने की जगह है। जोसेफ जेसिका को किस करता है और उसे स्पेसक्राफ्ट में बैठने को कहता है, लेकिन जेसिका मना कर देती है। तभी उनके पीछे से एक और जेसिका सामने आ जाती है। ये देखकर जोसेफ सुन रह जाता है। दूसरी जेसिका असल में टाइप 4 स्क्रीमर है। ये इतनी एडवांस्ड मशीन है कि इससे खून भी निकलता है और वो पूरी तरह इंसानों जैसा व्यवहार करती है। गुस्से में जोसेफ पहली जेसिका को धक्का दे देता है और खुद स्पेसक्राफ्ट की तरफ बढ़ता है, लेकिन दूसरी जेसिका उसे पकड़कर दूर फेंक देती है। अगली ही पल पहली जेसिका वापस आ जाती है और दोनों जेसिकाएं आपस में लड़ने लगती हैं। दोनों की लड़ाई पूरे पिट में फैल जाती है। कई बार वो लेजर से टकराती हैं और उनके शरीर के हिस्से जलते और कटते रहते हैं। इसी दौरान जोसेफ चुपके से बंदूक तक पहुंच जाता है।
आखिरकार जेसिका 2 जेसिका 1 को छुरी मारकर हरा देती है, लेकिन उसकी जीत ज्यादा देर नहीं टिकती। जोसेफ तुरंत उस पर गोली चला देता है। मरते वक्त वो इतनी तेज चीख निकालती है कि जोसेफ का संतुलन बिगड़ जाता है और वो गिरने लगता है। इसी वक्त स्पेसक्राफ्ट की इंजन चालू हो जाते हैं। इंजन की भयानक आग जेसिका 2 को अपनी लपेट में ले लेती है और कुछ ही पलों में वो जलकर फट जाती है। जमीन पर पड़ी जेसिका 1 अपनी आखिरी सांसें ले रही है। वो जोसेफ का शुक्रिया अदा करती है, ये कहते हुए कि तुमने मुझे प्यार करना सिखाया। दिल भारी होने के बाद भी जोसेफ स्पेसक्राफ्ट में बैठ जाता है और आखिरकार उस नरक जैसे प्लैनेट को छोड़कर उड़ जाता है। उसके पास उस दुनिया की बस एक ही याद बची है, वो टेडी बेयर। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। जब स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष में उड़ रहा है, जोसेफ अपना ब्रेसलेट उतारता है। तभी वो टेडी बेयर अचानक हिलना शुरू कर देता है। जोसेफ को पता भी नहीं कि वो टेडी बेयर भी एक स्क्रीमर है और अब वो चुपचाप धरती की तरफ जा रहा है। रिव्यूज और रेटिंग्स की बात करें तो स्क्रीमर्स क्रिटिक्स के लिए ज्यादा इंप्रेसिव नहीं थी। रॉटन टोमेटोज पर इसका क्रिटिक स्कोर सिर्फ 29%, ऑडियंस स्कोर 45%, IMDb रेटिंग 6.3 आउट ऑफ 10 और मेटाक्रिटिक स्कोर 46 आउट ऑफ 100 है। क्रिटिक्स ने मूवी को डार्क एटमॉस्फेयर और इंटरेस्टिंग साईफाई आइडिया के लिए क्रेडिट दिया, लेकिन कई लोगों को ये एलियन जैसी फिल्म से इंस्पायर्ड और थोड़ी अनइवन लगी। रॉजर इबर्ट ने भी कहा कि फिल्म में इमेजिनेशन है, लेकिन इसका वर्ल्ड काफी ग्रिम और डिप्रेसिंग फील होता है। लेकिन साईफाई फैंस के लिए ये मूवी टाइम के साथ ही कल्ट क्लासिक बन गई। लो बजट के बावजूद इसका क्रीपी प्लैनेट, ह्यूमन लुकिंग मशीन्स और सर्वाइवल पैरानोया का कॉन्सेप्ट आज भी काफी एंगेजिंग लगता है। तो ये थी स्क्रीमर्स की पूरी कहानी, एक ऐसी जंग जिसमें इंसानों से ज्यादा खतरनाक उनके खुद की बनाए हथियार निकले। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना और फिल्मी दुनिया हिंदी उर्दू को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अलविदा।